डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या सीखा था। फर्स्ट टॉपिक उसमें देखा था हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक देखा था, उसमें हमने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वहां पर हमने जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी तब ये फॉर्मूला इस टाइप से हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर के दे रखा है, ये क्या के क्या है यहाँ पर, तो ये रेट कांस्टेंट है। देखते हैं डिफरेंस क्या दे रखा है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम माइनस dx अपॉन dt और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और दूसरे साइड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कहा है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ में ये जो k है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है यहाँ पर, यानी कि जो k है क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या करती है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, किसके कंसंट्रेशन पर, तो जो रिएक्टेंट हम लेते हैं उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जबकि जो रेट कांस्टेंट है ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर दे रखा है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, इट्स यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल लीटर एंड टाइम इनवर्स। यहाँ पर लीटर का भी इनवर्स है और टाइम का भी इनवर्स है। जबकि रेट कांस्टेंट में अगर आप यहाँ पर यूनिट निकालो तो यूनिट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो डिपेंड करेगी किस पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, यानी कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट से चेंज होती है। अगर जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी तो उसकी यूनिट अलग रहेगी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसकी यूनिट अलग होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी यूनिट फिर अलग से राइट करनी पड़ेगी। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मान लो कोई सा रिएक्शन है आपके पास जिसमें एक रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हो गई आगे बढ़ रही है इसलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप की है तो वापस से ये रिटर्न हो सकती है ना। यहाँ पर ये जो बी है वो ए में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अगर इस टाइप की रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये होगा आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उल्टी चल रही ना तो बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों की जो रेट है कब, जब रिएक्शन कैसी हो, इक्विलिब्रियम पर सेट हो गए हो, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही इक्वल होगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं आर निकालू, आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड यहाँ पर एक आर निकाले हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा, एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर क्या कहा है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस टाइप से एक कांस्टेंट के राइट करते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप के जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालते हो और एक के यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालते हो, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल रहेगा, तो ये जो मेन रेट कांस्टेंट रहेगा इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर देखे 4 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये था हमारे डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। सपोज किसी रिएक्शन में मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाएगी 1। किसी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। 3 हो तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। 4 मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूलरिटी 4। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर क्या लिया हमने NH4NO2, ये पूरा क्या है ओनली 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन होकर N2N2 मॉलिक्यूल्स बनाता है H2O के। यहाँ पर हमें क्या देखना है केवल कि पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट कितने मॉलिक्यूल है। अब रिएक्टेंट यहाँ पर देखिए ओनली 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी वो क्या रहेगी 1, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है 2N2O5 के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है 2 है। ऐसे ही यहाँ पर 2NO है और 1 O2 का मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 है ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 3। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है ना। रिएक्शंस अलग अलग टाइप की होती है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप से। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सपोज हमने यहाँ पर एक रिएक्शन राइट की है A+B, ये आगे A स्मॉल a और स्मॉल b जो दिए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि A कितने नंबर में है। यहाँ पर जैसे स्मॉल a नंबर में प्रेजेंट है कैपिटल है, स्मॉल b नंबर में प्रेजेंट है b। बना क्या, तो स्मॉल c नंबर में बना c एंड स्मॉल d नंबर में बना यहाँ पर d। तो ये केवल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन की अगर हम रेट निकालें तो रेट क्या होगी इसकी, रेट यानी कि R = K, कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा हमें किसका, A का, और इसकी पावर M हो जाएगी। M क्या है, तो A जो हमने टोटल लिया उसमें से कितना प्रोडक्ट में चेंज हुआ वो कंसंट्रेशन पावर है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही B अगर देखें हम तो B जो हमने लिया था उसमें से कितने अमाउंट में B चेंज हुआ वो पावर है यहाँ पर N। अब आगे कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालनी है, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, M+N, यानी कि इनकी जो पावर है उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये जो पावर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अमाउंट इनका, कि A कितने अमाउंट में प्रोडक्ट में चेंज हुआ, B कितने अमाउंट में चेंज हुआ। तो यहाँ पर इसलिए हम पावर को ही प्लस करते होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन ली है मैंने, इसमें अगर आप मॉलिक्यूल देखो तो 2 मॉलिक्यूल है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी रहेगी वो 2 हो जाएगी। बट हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर सीखना है इसमें कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जितने भी हमने रिएक्टेंट लिए उसमें से कितने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है, इस पर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज यहाँ पर हमने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, ठीक है, एक ये लिया है एस्टर और एक वाटर लिया है। अब इसमें से केवल जो ये एस्टर है इसका ही कंसंट्रेशन चेंज होता है, जो वाटर है इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। जो वाटर है वो लास्ट में भी हमें जितना अमाउंट में हमने वाटर लिया था उतना ही मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर ओनली अगर 1 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कैसी रिएक्शन है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज यहाँ पर अगर दोनों ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता तो फिर क्या बोल देते हम कि रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और रिएक्टेंट होता तो बोल देते कि उसका भी अगर तीनों का कंसंट्रेशन चेंज होता तो हम बोल देते कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है, तो वो थर्ड ऑर्डर की। सपोज इस रिएक्शन में अगर किसी का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसको, फिर हम इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अंडरस्टैंड, क्यों है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर केवल ये जो मॉलिक्यूल है इसी का कंसंट्रेशन चेंज होता है, यहाँ पर इस वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो ये थे हमारे टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। अभी हमने देखा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अभी भी अगर कुछ बच्चों को मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो ये डिफरेंस देखने के बाद वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखते हैं क्या है डिफरेंस। डिफरेंस का यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स आर आयंस। जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है, तो इसमें डायरेक्ट हम नंबर देखते हैं किसके, एटम के, मॉलिक्यूल्स के या फिर आयंस के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि जितने भी यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से कितने का कंसंट्रेशन चेंज हुआ वही कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 ही रहे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3, 2 या 1 भी हो सकती है। डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन वहां पर चेंज हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा है। ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑलवेज इंटेगर वैल्यू। इंटेगर वैल्यू मीन्स पूर्णांक होती है 1, 2, 3, 4 इस टाइप से होती, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है। इनके अपॉन में कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा ये कभी भी 0 नहीं होती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी, ना तो फ्रैक्शनल होगी, ना 0 होगी, ना ही नेगेटिव होगी। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तीनों ही हो सकता है, यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, 0 में भी आ सकती है वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। ठीक है। जबकि रिएक्शन देखकर हम किसी भी रिएक्शन की या किसी भी इक्वेशन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते। अंडरस्टैंड है क्या कहा यहाँ पर कि किसी भी इक्वेशन को देखकर हम किसी भी इक्वेशन की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, जबकि इक्वेशन को देखकर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। इसको फिर कैसे बता सकते हैं हम, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना रहता है, यानी कि लेबोरेटरी में इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट लगाएंगे, फिर पता चलेगा कि कितने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कितने का नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टेप। ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये एक स्पेसिफिक स्टेप से रिलेटेड होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये पूरी कंप्लीट इंटायर रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकेंड ऑर्डर की है या थर्ड ऑर्डर की। तो इस टाइप से हमने ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए।